नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन निष्कासन के बारे में। भारत में कंपनी राज्य की स्थापना के पूर्व देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी। 1700 ईस्वी में भारत की आर्थिक दशा जो है उसका वर्णन करते हुए बर्नियर लिखते हैं कि भारत जो है वो एक अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी चारों तरफ से अनेक रास्ते जो हैं उनसे आकर जमा होता है और जिसे बाहर निकालने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता। अपनी दोनों यात्राओं के दौरान मैं बंगाल के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ वह मुझे विश्वास दिलाता है कि यह मिस्र से भी अधिक धनी देश है। लेकिन कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद ये स्थिति जो थी ये अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सकी। बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद कंपनी ने किसानों का शोषण करना आरंभ कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट आरंभ हो गई। प्लासी के युद्ध के पूर्व भारत से माल खरीदने के लिए अंग्रेजों को इंग्लैंड से सोना और चांदी लाना पड़ता था, लेकिन युद्ध के बाद ये सब बंद हो गया क्योंकि अब भारत में ही इतना पर्याप्त धन मिल जाता था कि इंग्लैंड से मंगाने की आवश्यकता ही नहीं रही। क्लाइव के द्वैध शासन के अंतर्गत तो कंपनी की लूट और भी अधिक बढ़ गई। बंगाल का मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग था, किंतु कंपनी के गुमास्ते भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय में निश्चित प्रकार का कपड़ा बनाने को बाध्य करते थे और अपनी इच्छा अनुसार उसकी कीमत देते थे। गुमास्तों की इच्छा पूरी न होने पर जुलाहों के अंगूठे काट दिए जाते थे। फलतः जुलाहों ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में रेशम उद्योग अत्यंत ही उन्नत था, किंतु कंपनी ने इस उद्योग को हतोत्साहित किया क्योंकि इंग्लैंड में रेशमी जो वस्त्र उद्योग था वो उन्नति कर रहा था। इसलिए बंगाल में कच्चा रेशम बनाने वालों पर भीषण अत्याचार किए गए। उन्हें अपना उद्योग बंद कर अंग्रेज फैक्ट्री में काम करने को बाध्य किया गया, जिसके फलस्वरूप बंगाल में उद्योग प्राय नष्ट होने लगे। इसके अलावा कंपनी के जो कर्मचारी थे जिन उपायों से धन लूटते थे उनमें दस्तक प्रथा मुख्य थी। दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस पर चुंगी नहीं लगती थी। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उद्योगों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भारत में बनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के व्यापार का स्वरूप बदल गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भी भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में निर्मित माल का भारत में आयात बढ़ गया तथा भारत में निर्मित वस्त्र और कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी आ गई। अब इसके स्थान पर भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ने लगा। इससे न केवल भारत औद्योगिक विकास में पिछड़ता गया बल्कि भारतीय उद्योगों का विनाश भी प्रारंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ने लगी। भारत की बढ़ती हुई इस निर्धनता का एक प्रमुख कारण भारत से धन का निष्कासन था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक घातक प्रभाव भारतीय पूंजी और वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना था। इस प्रकार वह धन जो भारत से बाहर चला जा रहा था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था वह धन का निष्कासन कहलाता है। ये धन का निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के व्यापार के रूप में अधिक होता था। अंग्रेज भारत में जितना राजस्व प्राप्त करते थे उस धन से वस्तुएं खरीदकर बाहर भेज देते थे। उन वस्तुओं के बदले में कोई अन्य वस्तु या धातु मुद्रा प्राप्त नहीं होती थी। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजना, अंग्रेजों के द्वारा केवल इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को ही खरीदना, भारत में रेल लाइनों का निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए धन व ब्याज चुकाना भी धन का एक निष्कासन था।
जो धन भारत से निष्कासित हो जाता, वही निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। अतः ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे घातक प्रभाव धन का निष्कासन था। इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले जितने भी शासक भारत में रहे, उन्होंने चाहे लोगों पर कितने भी अत्याचार क्यों न किए हों, चाहे उन्होंने भारतीयों से अधिक राजस्व प्राप्त करने की चेष्टा की हो, किंतु देश का धन अंततः देश में ही रहा। किंतु भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही देश का धन बाहर जाने लगा। अब अगर बात की जाए कि जो धन का निष्कासन था, इसका स्वरूप क्या था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना आरंभ किया, तब से उसे हमेशा एक समस्या रहती थी। वह ये थी कि भारत से इंग्लैंड में आयात होने वाले माल के बदले में भारत को क्या दें। 17वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड विकास की जिस अवस्था में था, उसमें कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना उत्तमता और तकनीकी दृष्टि से भारत में निर्मित वस्तु से की जा सके। यद्यपि उनका ऊनी कपड़े का उद्योग काफ़ी विकसित था, लेकिन भारत में ऊनी कपड़े की मांग नहीं थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी भारत में लाने पड़ते थे। कंपनी ने भारत को न केवल व्यापार के क्षेत्र में ही लूटना आरंभ किया, वरन अपनी इच्छा अनुसार नरेशों को गद्दी पर बैठाकर उनसे नजराना और उपहार लेना भी शुरू किया। लोभ के रूप में रहने वाली अधिशेष की राशि लाभ के रूप में जो मिलती थी, अधिशेष राशि वो वस्तुओं के रूप में इंग्लैंड भेज दी जाती थी। इसके साथ साथ ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी भी धन कमाकर इंग्लैंड भेज रहे थे। इसके अलावा अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजना, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा केवल इंग्लैंड में निर्मित माल खरीदना, इसके अलावा भारत में रेल और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज और मूलधन चुकाना आदि भी धन का निष्कासन था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता और फिर वही धन भारत को ऋण के रूप में दे दिया जाता, जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था, और ये एक दुष्चक्र था जिसे कि तोड़ना कठिन था। आर.सी. दत्त जो है, उन्होंने एक उदाहरण से धन के निष्कासन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। भारतीय राजाओं के द्वारा कर लेना तो सूर्य के द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए फिर वापस आता था। परंतु अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। सार्वजनिक कार्यों के लिए गए ऋण को चुकाने के अतिरिक्त गृह सरकार के खर्चे अर्थात भारत सचिव और उसके समस्त कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि तथा कंपनी के द्वारा साम्राज्यवादी युद्धों के लिए लिया गया जो व्यय था, ये सारा का सारा जो है भारत के ऊपर ही एक तरह से भार था। भारतीय सार्वजनिक ऋण और उसका ब्याज, इंग्लैंड में सैनिक और नौसैनिक संस्थाओं पर किया हुआ व्यय जो अंग्रेजों के अनुसार भारतीय सुरक्षा के लिए था, ये भी भारत को वहन करना पड़ता था। भारत में सैनिक और असैनिक सरकारी पद तथा बड़ी बड़ी कंपनियों के उच्च पद केवल अंग्रेजों को ही मिलते थे, और उनके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उनकी पेंशन के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया इंग्लैंड भेजा जाता था। 1902-1903 ईस्वी में केवल पेंशन और अन्य भत्तों के रूप में इंग्लैंड भेजने वाला धन का भारतीय राजस्व का 12% था। इस प्रकार अंग्रेज जो थे, इनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत से बहुत सा धन इंग्लैंड निष्कासित हो गया। अब अगर बात की जाए कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो सबसे पहला प्रभाव बढ़ता हुआ करों का बोझ था। धन के निष्कासन का प्रत्यक्ष परिणाम जो है वो ये हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ जो है वो अत्यधिक बढ़ता चला गया। दूसरा, देश में निर्धनता बढ़ती चली गई थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया था। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई, क्योंकि एक ओर तो भारी करों का बोझ और दूसरी ओर देश में पूंजी संचय के लिए धन का उपलब्ध न होना। इसके अलावा किसानों की निर्धनता जो थी
वो भी इसका एक प्रभाव था। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो किसानों से प्राप्त किया जाता था। किसानों के कल्याण के नाम पर अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था जो थी उसके संबंध में अनेक प्रयोग किए, किंतु प्रत्येक भू व्यवस्था में ब्रिटिश हितों को अधिक ध्यान रखा गया और इसके बहुत ही किसानों पर हानिकारक प्रभाव पड़े, क्योंकि किसानों से अधिक लगान वसूल करने की प्रवृत्ति का अंत नहीं हुआ। जब भूखे किसानों के पास भूमि कर या लगान चुकाने के लिए धन नहीं होता था तो उन्हें अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती थी। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश से शोषण होता था, ये भी इसका एक प्रभाव था। और इस अगला जो प्रभाव अगर बात करें तो वह था भारतीय व्यापारियों को हानि। ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने में भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी, अतः उनका भारतीय उद्योगों पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया। कपड़ा उद्योग भारतीयों के नियंत्रण में है, किंतु उसके विकास में अंग्रेजों ने अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने हुए कपड़े पर भारत में लगे आयात कर को समाप्त कर दिया तथा भारत को मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया। फलस्वरूप अब भारतीय व्यापारियों को इंग्लैंड के बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। जब भारतीय व्यापारियों ने अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया तो उन्हें विदेशी औद्योगिक देश जो थे उनसे भी प्रतियोगिता करनी पड़ी। इससे भारतीय व्यापारियों को हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका भारत के ऊपर हर तरीके से नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा। धन्यवाद।